हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एडिटोरिया, जो कि आपका बिहार तथ्य संग्रह को हम देखेंगे। और बिहार तथ्य संग्रह में आज का टॉपिक होगा आपका आधुनिक बिहार का इतिहास, जो कि आपका बिहार एसएससी बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए इस टॉपिक को हम कवर करते हैं। बिहार का इतिहास मतलब कि बिहार, आधुनिक बिहार के इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना होता है उसको हम कवर कर लेते हैं। तो देखिए, आधुनिक बिहार के इतिहास में हमें देखना होगा कि यूरोपीय कंपनी का प्रवेश, उसके बाद हम देखेंगे जनजातीय विद्रोह को कवर करेंगे, उसके बाद 1857 की क्रांति और बिहार को कवर करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम आपका कि राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार को कवर करेंगे, उसके बाद पृथक बिहार का गठन को कवर करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले कि यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाल आया था। तो बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाल आए थे, जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन एवं मसाले आदि पर प्राप्त करते थे। सोरा मतलब होता है यहाँ पे कि बम बनाने वाला वस्तु होता था, जिससे सोरा हम बोलते थे। तो सोरा ले जाता था, सूती वस्त्र ले जाता था, चीनी मिट्टी के बर्तन ले जाते थे और मसाला ले जाते थे। किनके द्वारा? तो पुर्तगाल के द्वारा। और पुर्तगाल वाला जो था आपका कहाँ? हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। उसके बाद आया था आपका डच, जो कि आपका हॉलैंड या नीदरलैंड इसको बोलते हैं। तो पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारी कोठी डचों ने स्थापित किया था। तो देखिए, क्वेश्चन को अगर पूछा जाएगा कि व्यवस्थित व्यापारी कोठी किनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो डचों के द्वारा किया गया था, जो कि 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत, जो कि डचों ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। डचों की अभिरुचि जो था आपका सूती वस्त्र था, सोरा आप जानते हो कि बम बनाने में काम करता था। उसके बाद जो आया था आपका अंग्रेज आया था। तो अंग्रेज ने जो आया था कि 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गया था। तो देखिए, अंग्रेजों के द्वारा 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, बट इसको 1621 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता जो था आपका 1651 ईस्वी में मिली। आगे देखते हैं कि अंग्रेज यात्री जो थे पीटर मुंडी 1632 में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखे और डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा था। इसी से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने बिहार में व्यापार करने की प्राथमिकता दी थी। आगे देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजारबाग पटना स्थित गवर्नमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में कार्य करता है। आगे देखेंगे, उसके बाद आया था आपका डेन वाला, जो कि हम डेनिस कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी में नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा? तो बंगाल, बिहार और एवं अंग्रेज को कवर करेंगे। देखते हैं कि मुगल शासक फर्रुखसियर, जो कि आपका 1713 से लेकर के 19 ईस्वी में 1713 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल एवं सूरत में व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दिया था। आगे देखते हैं कि इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो देखिए, ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा किसके द्वारा दिया गया था? तो फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था, जो कि आपका बंगाल और सूरत में आप व्यापार कर सकते थे। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को, ध्यान दीजिएगा कि 1717 ईस्वी में ही किसको? तो मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया गया था और 1719 ईस्वी में उसे उड़ीसा के सूबेदारी भी दी गई थी। आगे बात करते हैं कि मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था और 1733 ईस्वी में बिहार का प्रदेश भी उसके अधीन हो गया और उसने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया था। नेक्स्ट देखेंगे कि 1739 ईस्वी में सरफराज खां, ध्यान दीजिएगा कि 1739 ईस्वी में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। वह एक अयोग्य शासक था, अतः अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में उसे पराजित कर स्वयं को बंगाल का नवाब बन गया। देखिए,
अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में, इसको ध्यान दीजिएगा कि 1740 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, तो गिरिया के युद्ध में उसे पराजित किया था। किसे? सरफराज खां को, और स्वयं बंगाल का नवाब बन गया था। कौन सा? तो अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में बंगाल का अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुगल को हटाकर स्वतंत्र सत्ता चलाना प्रारंभ किया। अतः व्यापारी हितों के लिए नवाब एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष स्वाभाविक था। आगे देखते हैं कि 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका नाती जो कि आपका सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां की सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। सिराजुद्दौला का नवाब बनाने से उसके अन्य दामाद जैसे कि ढाका एवं पूर्णिया के उप नवाब जो थे आपका नाराज हो गए थे। वंस अगेन देखते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं कि बंगाल के नवाब देख लेंगे और उसके कार्यकाल को देख लेंगे। उसके बाद हम पूरा सटीक तरीके से चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कौन बना था, तो बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां बना था। कब बना था, तो 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में। गिरिया के युद्ध हुआ था किसके साथ, तो सरफराज खां के साथ हुआ था। मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बना, तो सुजाउद्दीन बना। सुजाउद्दीन के बाद बना आपका सरफराज खां बना। सरफराज खां के बाद आपका अलीवर्दी खां को जाता है, जो कि 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध किया था। और उसके बाद अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला जो कि आपका अलीवर्दी खां का नेता था। उसके बाद आपका मीर जाफ़र बनता है। मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम बनता है। उसके बाद फिर मीर जाफ़र को बनाता है नवाब। उसके बाद नजमुद्दौला को बनाता है। उसके बाद सैफ उद दौला को बनाता है। उसके बाद मुबारक उद दौला को बनाता है, जो कि आपका 1770 से 1775 ईस्वी के कार्यकाल तक रहता है। वंश आगे देखते हैं कि सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच संघर्ष जो था आपका 4 जून 1756 ईस्वी में कासिम बाजार में हुआ था। उसने 16 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रेक को कलकत्ता छोड़ना पड़ा था। और सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया तथा कलकत्ता का नाम अली नगर रखा। इसी संघर्ष के क्रम में काल कोठरी की घटना जो हुआ था, जो आपका हॉलवेल ने प्रचलित किया था। उसके बाद देखेंगे कि हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता में काल कोठरी जो कि ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है की घटना हुई थी। उसके अनुसार सिराजुद्दौला द्वारा 146 अंग्रेज कैदियों को, ध्यान दीजिएगा, 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े 14 फीट चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया। और 23 जून को कमरे खोलने पर केवल 23 व्यक्ति ही जीवित पाए गए थे। मतलब कि 20 जून 1756 को एक ब्लैक काल कोठरी की घटना हुई थी और 3 दिन बाद मतलब कि 23 जून को कमरे खोला गया था। मात्र जो था आपका 23 व्यक्ति ही जीवित बचे थे, जिसमें आपका 123 व्यक्ति जो की दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद क्लाइवा ने कलकत्ता पर अधिकार कर 9 फरवरी 1757 को अली नगर की संधि करने के लिए सिराजुद्दौला को विवश कर दिया था। आगे देखते हैं कि क्लाइवा ने नवाब पर अली नगर के संधि को भंग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य गंगा की सहायक नदी भागीरथी के तट पर पलासी की लड़ाई हुई। लड़ाई में मीर जाफ़र जो कि नवाब के सेनापति था, राय दुर्लभ जो कि आपका दीवान था, और मणिक चंद्र जो कि आपका प्रभारी अधिकारी था, अमित चंद्र जो कि आपका व्यापारी था, और जगत सेठ जो कि आपका एक बैंकर था, ने अंग्रेजों का साथ दे दिया था। देखिए, जब तक ये अंग्रेजों का साथ नहीं देता सिराजुद्दौला को हराना मुश्किल था। आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि मीर मदान एवं मोहन लाल वे सेनापति थे जिन्होंने सिराजुद्दौला के तरफ से युद्ध में भाग लिया था, और विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ। फिर मीर जाफ़र के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया गया था। देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला के मृत्यु हुआ, पराजित हुआ था, ये तो सही है, लेकिन इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि मीर जाफ़र के पुत्र किसके द्वारा, तो मीर जाफ़र के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया गया था। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे बीपीएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं कि सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र को कठपुतली नवाब बनाया गया। तो सिराजुद्दौला के बाद किसको बनाया गया था, तो मीर जाफ़र को, जो कि आपका एक कठपुतली नवाब था। और रॉबर्ट क्लाइवा के बाद
हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना। उसने 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं कि मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को कम करने का उद्देश्य से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग के कारण उसने स्थानीय व्यापारी से करों को समाप्त कर दिया। इसने ब्रिटिश व्यापारी को परेशानी होने लगी। उसने सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए गुरगिन खान नामक आर्मेनिया व्यक्ति को रखा था। दूसरी ओर मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त कर दिया था और उसकी हत्या करवा दी थी, क्योंकि वह बिहार से आय और व्यय का ब्यौरा देने को तैयार नहीं था। आगे देखते हैं कि मीर कासिम ने पटना पर अधिकार कर लिया। उसके व्यवहार से नाराज होकर 24 जून 1763 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम ने पटना पर अभियान कर एलिस की हत्या कर दिया। देखिए 24 जून 1763 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट जो था एलिस पटना पे अधिकार किया था और मीर कासिम ने पटना पर अभियान कर एलिस को हत्या कर दिया था तथा पटना पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इस घटना को पटना हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। इसके बाद मीर कासिम की जगह पुनः मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसके बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला अवध के नवाब कौन थे तो शुजाउद्दौला थे। और मुग़ल शाह कौन थे तो मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से गठजोड़ हो गया। तो देखिए कौन कौन बना तो मीर कासिम बना, उसके बाद अवध के नवाब कौन बना तो शुजाउद्दौला, और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ जो था आपका गठजोड़ हो गया था। उसके बाद तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, इस छोटा नाम को याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में संयुक्त सेना हार गई थी और इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र का जो था आपका दूसरा कार्यकाल था। आगे देखते हैं कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद के संधि के तहत मुग़ल सम्राट कौन था तो शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी लगान वसूलने का अधिकार देना पड़ा। बदले में मुग़लों को अवध पर कड़ा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र अवध से प्राप्त हो गया। आगे देखते हैं कि कलाइबा जो था आपका कलाइबा द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया गया। इसके तहत प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को सौंप दिया तथा सैन्य कर वसूली का अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया था। द्वैध शासन प्रणाली आपका 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था, जो कि आपका 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और नवाब पद का अंत कर दिया गया। बंगाल का अंतिम नवाब जो था आपका मुबारक उद दौला था। नेक्स्ट देखेंगे कि 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार प्राप्त होने के बाद रॉबर्ट क्लाइवा में बिहार में राजस्व वसूली के लिए राय सिताब राय और नायब दीवान नियुक्त किया और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ को नियुक्त किया था। तो देखिए ध्यान दीजिए कि बिहार में राजस्व वसूलने के लिए किसको नियुक्त किया था तो राय सिताब राय को नायब दीवान नियुक्त किया था। अब बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ को नियुक्त किया था। तो इस पॉइंट को कवर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी कौन थे तो जॉन सोरे ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया था। इसका सुझाव 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गार्टिन द्वारा गोल घर का निर्माण करवाया गया था। किनके द्वारा किया गया था तो 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन के द्वारा जो था गोल घर का निर्माण करवाया गया था। इसके रिलेटेड कुछ देखते हैं कि देखिए गोल घर का निर्माण कब
कराया गया था? तो 20 जनवरी 1764 ईस्वी को। उसके बाद आपका 1784 ईस्वी और 20 जुलाई 1786 ईस्वी को बन करके तैयार हो गया था। इसमें टोटल कितना, तो देखिए 14, इसमें जो था 1.4 लाख 1.4 लाख टन जो था अनाज हम रख सकते हैं। इसकी टोटल हाइट के बारे में बता दें तो इसकी टोटल हाइट जो था आपका 29 मीटर इसका हाइट है गोल घर का, जिसका निर्माण कब किया गया था? तो 20 जनवरी 1784 को निर्माण करवाया गया था और 20 जुलाई 1786 ईस्वी को जो था इसका निर्माण पूरा हो गया था। आगे देखते हैं, जनजातीय विद्रोह को कवर करेंगे। तो देखिए जनजातीय विद्रोह में क्षेत्र में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के झारखंड क्षेत्र में कई प्रमुख जनजातीय का निवास स्थान था। इन जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण कई विद्रोह जो कि निम्नलिखित हैं। देखते हैं कौन कौन से विद्रोह हुआ था। तो देखिए पहले हुआ था आपका पहाड़िया विद्रोह, जो कि आपका 1778 ईस्वी में हुआ था राजमहल के क्षेत्र में, जिसके नेतृत्वकर्ता जो थे आपका राजा जगन्नाथ थे। उसके बाद हुआ आपका तिलक मांझी विद्रोह, जो कि 1778 से 85 ईस्वी तक चला भागलपुर के क्षेत्र में, और इसके जो थे नेतृत्वकर्ता जो थे तिलक मांझी थे। उसके बाद आपका तमार विद्रोह आ गया कि 1789 से 1832 ईस्वी तक छोटा नागपुर के क्षेत्र में। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे आपका भोलानाथ सहाय थे। उसके बाद आया आपका चेरो का विद्रोह, जो कि 1800 ईस्वी से 1802 तक चला, जो कि आपका पलामू क्षेत्र में। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे आपके भूषण सिंह थे। और उसके बाद आया आपका हो विद्रोह, जो कि आपका 1820 से 21 तक चला, जो कि इसके सिंह भूमि का क्षेत्र था। नेक्स्ट देखेंगे कोल विद्रोह, जो कि आपका 1831 से 32 में छोटा नागपुर के क्षेत्र में। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो बुद्धो भगत थे। संथाल विद्रोह आ गया, जो कि आपका 1855 से 56 तक चला था और संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। इसके नेता आपका सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे। तो उसके बाद आया आपका सरदारी विद्रोह, जो कि आपका 1858 से 95 ईस्वी तक चला, जो कि छोटा नागपुर सिंह भूमि के क्षेत्र में था। उसके बाद आया आपका मुंडा विद्रोह, जो कि आपका 1895 से 1900 ईस्वी तक चला, छोटा नागपुर के क्षेत्र में, और इसके नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। उसके बाद आया आपका तना भगत विद्रोह, जो कि आपका 1913 से 14 ईस्वी तक चला, और क्षेत्र जो था आपका गुमला क्षेत्र में था, और इसके नेता जो थे आपका जतरा भगत थे। अब हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले संथाल विद्रोह को। तो देखते हैं संथाल विद्रोह सबसे पहले कब चालू हुआ था? 1855 से 56 ईस्वी में चालू हुआ था, जो कि 1857 ईस्वी की क्रांति के तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर के राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ था, जिसे दमने कोहा के नाम से जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह के कारण बाहरी लोगों क्या बोला जाता है? तो बाहरी लोगों को आपका दिकुओ बोला जाता है, द्वारा शोषण, जो जैसे कि झांसी व्यवस्था एवं पढ़ा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि किया गया था। आगे देखते हैं कि इस विद्रोह का नेतृत्व जो था आपका सिद्धू किए थे, कान्हू किए थे, चांद एवं भैरव ने किए थे। विद्रोह के क्रम 6000 संथालियों का संगठन था। अंग्रेजों की ओर से विद्रोह को दबाने के लिए कमांडर मेजर बारो की हत्या संथालों ने कर दिया। कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमस के नेतृत्व में आई अंग्रेज सेना ने विद्रोहियों को दमन कर दिया गया। आगे देखते हैं, यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, इसको ध्यान दीजिएगा कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 संथाल परगना का गठन किया गया। पढ़ा पंचायत एवं झांसी व्यवस्था की मान्यता दी गई। आगे देखते हैं मुंडा विद्रोह, जो कि आपका 1895 से 1900 ईस्वी तक था। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो उलगुलान विद्रोह से किसको जाना जाता है? तो मुंडा विद्रोह को जाना जाता है। इस विद्रोह के कारण दिकुओ किसको बोला जाता है? तो बाहरी लोगों को दिकुओ बोला जाता है। दिकुओ के शोषण खुटकट्टी व्यवस्था, इसका था कौन सा? तो खुटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। खुटकट्टी व्यवस्था भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजों द्वारा इसे सामूहिक व्यवस्था को समाप्त कर जमींदारी व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। इन्होंने
ये बिरसा मुंडा के द्वारा कि ईसाई धर्म त्याग कर गुरु अंगद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा के अवतार धरती आबा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्मा सुधार एवं एक ईश्वरवाद का उपदेश दिया था। किनके द्वारा? तो बिरसा मुंडा के द्वारा। इस विद्रोह का प्रारंभिक सामाजिक सुधार के रूप में हुआ, जो बाद में राजनीतिक सुधार के रूप में परिवर्तित हो गया। स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना के लिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे सशक्त विद्रोह जो कि आपका 1899 ईस्वी में देखने को मिला। कई स्थानों पर अंग्रेज को हराया गया था। और 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, कब? तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात विद्रोह जो था आपका समाप्त हो गया था। विद्रोह के परिणामस्वरूप खूंटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू की गई। खूंटी एवं गुमला के अनुमंडल बनाया गया और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। तो देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। और एक कौन सा अधिनियम था? तो देखिए, एक था आपका संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876। ये सभी क्वेश्चन पे पॉइंट पे ध्यान देना होगा आपको। और 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 2021 से मनाया जाने लगा। नेक्स्ट देखेंगे 1857 के क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह एवं आंदोलन को देखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो अब्दुल अल बहाव थे। इन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बेरवेली के नेतृत्व में लाया गया था। कहाँ में? तो सबसे पहले रायबरेली में लाया गया था। आगे देखते हैं कि प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य जो था आपका धार्मिक सुधार, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे, जो कि प्रथम केंद्र आपका सितना जो कि आपका पश्चिमोत्तर सीमा पर था। दूसरा केंद्र आपका पटना में था। पटना से धन एवं समय सेवकों को सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेवेली ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधित्व चुने थे, जिसमें कौन कौन से थे? तो इनायत अली थे, बिलायत अली थे और फरहान अली थे एवं मोहम्मद हुसैन थे। एक क्वेश्चन जो है आपका बिहार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि सैयद अहमद बरेवेली ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधित्व चुने थे, वे निम्न में से कौन थे? तो इलायत अली है, बिलायत अली हो जाएगा, उसके बाद फरहात अली हो जाएगा, उसके बाद मोहम्मद हुसैन हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बंगाल का फराइजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। बहावी नेताओं को कारावास तथा मृत्यु दंड की सजा दिया गया। अंततः बहावी आंदोलन को दबा दिया गया। जैसे देखिए, अभी भी जितने आंदोलन होते हैं उसको जो था नेताओं के द्वारा जो था दबा दिया जाता है और जो थे पुलिस प्रशासन के द्वारा पीटा जाता है। तो सेम कंडीशन जो तो पहले हुआ था तो अभी भी होता है, सेम एज कंडीशन होते रहता है। आगे देखते हैं नोनिया विद्रोह, जो कि आपका 1770 से 1800 ईस्वी में हुआ था। बिहार के 16 उत्पादक, देखिए बिहार के 16 उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। 16 का उपयोग जो होता है बारूद बनाने के लिए किया जाता है। बिहार में 16 उत्पादन जो था आपका मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्र में होता है। बिचौलिया जो था आपका कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखानों को देता था तथा मुनाफा स्वयं रख लेता था। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिससे विरोध में नोनिया समुदायों ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। देखिए, जितने भी विद्रोह हुए हैं जो अंग्रेज के द्वारा दबा दिए जाते हैं, और अभी जितने विद्रोह होते हैं तो नेताओं के द्वारा दबा दिए जाते हैं। और देखिए, सबसे पहले क्या बोला जाता है? देखिए, पहले भी जो था बिचौलिया के द्वारा किसान परेशान था, और आज भी जो है बिचौलिया के द्वारा ही किसान परेशान होता है। इस पे किसी भी प्रकार का कोई जांच पड़ताल नहीं किया गया। आगे देखते हैं, कोई इसके ऊपर कानून नहीं लगाया गया। आगे देखते हैं लोटा विद्रोह, जो कि आपका 1856 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में जो था सरकार ने मिट्टी का लोटा देने के लिए
देने के लिए निर्णय ले लिया, लेकिन कैदियों ने इसका कड़ा विद्रोह किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं 1857 की क्रांति और बिहार। नेक्स्ट देखेंगे 1857 की क्रांति और बिहार, इससे कुछ फैक्ट कैसे बनता है उसको कवर करेंगे। देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में हुए क्रांतियों में 1857 की क्रांति में जो था आपका प्रथम स्वतंत्रता की संज्ञा दिया गया। इससे क्रांति के पीछे राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सैनिक कारण जिम्मेवार थे। तत्कालीन कारण के रूप में चर्बीदार कारतूस के प्रयोग की घटना उत्तरदायी थी। चर्बीदार कारतूस के रूप में प्रथम विरोध बैरकपुर छावनी के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को किया। इन्होंने सार्जेंट हुसैन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारा तथा तलवार से गंभीर रूप से घायल कर दिया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे की फांसी की सज़ा हो गई। तो देखिए कब कैसे चालू किया गया। तो देखिए सबसे पहले कि आपका चर्बी वाला कारतूस के प्रयोग की घटना किया गया और उसके उत्तरदायी दिया गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग प्रथम विरोध बैरकपुर छावनी में हुआ था। कहाँ में हुआ था तो 34 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को किया और मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया तो 8 मार्च 1857 को आपका मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। क्यों दे दिया गया कि इन्होंने सार्जेंट हुसैन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दिए थे। नेक्स्ट देखेंगे कि 1857 के क्रांति का वास्तविक उद्भव जो था आपका 10 मई 1857 के मेरठ को माना जाता है, जहां मेरठ छावनी के सैनिक ने अपने साथियों को जेल से छुड़ाते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली में सैनिकों ने मुगल बादशाह उस टाइम कौन थे तो बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित करते हुए विद्रोह की शुरुआत किया था। अब देखेंगे कि विद्रोह का केंद्र कहाँ था और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे और दमनकर्ता कौन थे। तो देखिए जितने भी विद्रोह हुआ उसको अंग्रेज अधिकारी के द्वारा दबा ही दिया गया था। तो देखिए सबसे पहले बिहार को देखेंगे तो बिहार में कौन थे। विद्रोह का केंद्र बिहार देखेंगे जो कि आपका नेतृत्वकर्ता बाबू वीर कुंवर सिंह थे और इनके दमनकर्ता कौन थे तो विलियम टेलर थे। दिल्ली में केंद्र कहाँ था। दिल्ली का केंद्र में थे आपका नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर एवं बत्तख खां थे और जो थे निकलसन एवं हडसन के द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। कानपुर के कौन थे तो नाना साहेब थे जो कि आपका कैंपबेल के द्वारा दबाया गया था। लखनऊ के बेगम हजरत महल थे जो कि आपका कैंपबेल के द्वारा दबा दिया गया था। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई थी जो कि हीरोज के द्वारा दबा दिया गया था। इलाहाबाद के कौन थे तो लियाकत अली थे जो कि आपका नील के द्वारा दबा दिया गया। बरेली के नेता कौन थे तो खान बहादुर थे जो कि आपका विसेंट अय्यर के द्वारा जो था आपका दबा दिया गया था विद्रोह को। फैजाबाद के नेता कौन थे तो मौलवी अहमदुल्ला थे और रेनॉल्ड के द्वारा जो था 1857 के विद्रोह को दबा दिया गया था फैजाबाद वाला। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इससे कि बिहार में विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई। तो देखते हैं कि बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857, इसको ध्यान दीजिएगा कि बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत जो था आपका 12 जून 1857 को देवघर जिले जो कि आपका एट प्रेजेंट अभी झारखंड में है के रोहनी गांव के 32वें इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक के विद्रोह से हुआ था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली एवं सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रोहनी के विद्रोह में मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिक को फांसी दे दी गई तथा रेजिमेंट को बंद कर दिया गया, मतलब कि 32 इन्फेंट्री रेजिमेंट को बंद कर दिया गया था। पटना में विद्रोह का नेतृत्व आपका 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट द्वारा डॉक्टर लोयल मारा गया। पीर अली ने दिन बोलो दिन का नारा दिया था और पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने विद्रोह को दबा दिया और पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट देखेंगे आपका कि 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिक ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दिए थे। उसी दिन दानापुर में
3 रेजिमेंट दानापुर में 3 रेजिमेंट सैनिक ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार कौन थे, तो बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ कर दिए थे। आगे देखते हैं कि 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया था। अब विद्रोही सैनिक के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया, उन्होंने टिकारी राजा पर हमला कर 10,000 रुपये भी लूट लिए थे। आगे देखते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में। तो देखते हैं कि बिहार में मुख्य रूप से 1857 के क्रांति का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह का मुख्य अनुयायी एवं समर्थक उनके भाई अमर सिंह, रीत नारायण सिंह एवं उनके भतीजे निशान सिंह और जय किशन सिंह थे। साथ ही शाहाबाद के 4 जमींदार, जो कि आपका 4 जमींदार कौन कौन थे, तो नरहर सिंह थे, जोहन सिंह थे, ठाकुर दयाल सिंह थे तथा विशेश्वर सिंह का समर्थन प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे कि उन्हें कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था। उन्हें कमिश्नर टेलर जो था आपका, विलियम टेलर जो था आपका, कि संदेह की दृष्टि से देखता था। उसने उन्हें पटना आकर भेंट का आमंत्रण दिया, लेकिन मौलवी अहमदुल्ला और मोहम्मद हुसैन एवं वाइजुल हक के साथ उन्हें विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने टेलर से भेंट करने के लिए अस्वीकार कर दिया। देखिए किस तरह से बिहारी तेज होता है। आगे देखते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी से सैनिक के सहयोग से 400 सैनिकों की सेना तैयार की। उन्होंने सर्वप्रथम जगदीशपुर को बंदूक एवं गोले बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया और 27 जुलाई 1857 को आरा शहर पर अधिकार कर लिए थे। आगे देखते हैं कि आरा को मुक्त कराने आई कैप्टन डनवर की सेना पराजित हुई थी और कैप्टन डनवर मारा गया था। अंग्रेजों ने मेजर आयर के नेतृत्व में पुनः सेना भेजी। आयर की सेना के दबाव में वीर कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने उनकी हवेली एवं मंदिर तोड़ दिया तथा आरा एवं जगदीशपुर पर भी अधिकार कर लिया। किनके द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा। कुंवर सिंह रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्होंने अवध के शाह आजमगढ़ जिले का फरमान दिया और दिसंबर 1857 में वीर कुंवर सिंह ने नाना साहेब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया और उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया था। अवध के जगदीशपुर लौटने के क्रम में शिवराजपुर और शिवपुरी घाट गंगा नदी के पार करने के दौरान सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह के बायां हाथ घायल हो गया था। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा नदी में प्रभावित कर दिया और बोले क्या कि हे गंगा मैया, अपने प्यार की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। आगे देखते हैं कि 23 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। जगदीशपुर को मुक्त कराने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना वीर कुंवर सिंह से बुरी तरह से पराजित हुआ था। एक हाथ कटने के बावजूद भी कैप्टन ली ग्रांट को छक्के छोड़ा रखे थे और हाथ कटने के कारण गंभीर रूप से घायल वीर कुंवर सिंह की मृत्यु आपका 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हो गई। लेकिन उनके मृत्यु के समय जगदीशपुर स्वतंत्र था। बस इनका यही सोच था कि जगदीशपुर आरा स्वतंत्र होना चाहिए और जो था वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के समय जो था आपका जगदीशपुर स्वतंत्र था, क्योंकि एक हाथ कटने के बावजूद भी कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना जो था उसको बुरी तरह से पराजित किए और इनका शहादत जो था आपका 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ। वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। अमर सिंह ने कैमूर के पहाड़ी में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेज अधिकारी पुनः स्थापित हो गए थे। अब विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए थे। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से आते हैं कि कांग्रेस की स्थापना और बिहार को देखेंगे। अगला पॉइंट आता है कांग्रेस की स्थापना। तो देखते हैं कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की पहली बैठक पुणे में निर्धारित थी, लेकिन वे हैजा फैलने के कारण प्रथम बैठक जो था आपका आयोजन बम्बई में किया गया था।
आगे देखते हैं, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे, लेकिन बिहार के कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब प्रथम अधिवेशन हो रहा था उसमें बिहार के कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे, और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। आते हैं इस कांग्रेस के थोड़ा देखते हैं शॉर्ट में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। संस्थापक आपका एलन एक्टविम ह्यूम थे, जो कि एओ ह्यूम के नाम से जाने जाते हैं, शॉर्ट नेम इनका हुआ। स्थान जो था आपका गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बॉम्बे, और नामकरण किनके द्वारा किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम सचिव की बात करते हैं तो एलन एक्टविम ह्यूम थे, और प्रथम सदस्य की बात करते हैं तो 72 सदस्य थे, और तत्कालीन वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि कांग्रेस बिहार में हुए कांग्रेस अधिवेशन देखेंगे तो देखिए ये तीनों अधिवेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि 27वां अधिवेशन कहाँ में हुआ था, तो 27वां अधिवेशन बिहार में हुआ था 1912 ईस्वी में। स्थान जो था आपका बांकेपुर पटना में था, और उसके अध्यक्ष जो थे आपका RN मधुलकर थे। नेक्स्ट देखेंगे आपका 37वां अधिवेशन, जो कि आपका 1922 में हुआ था, 10 साल बाद हुआ था, और इसका कहाँ में हुआ था, तो गया में हुआ था, जिसका अध्यक्ष जो थे आपका चित्तरंजन दास थे। उसके बाद आपका 54वां अधिवेशन आपका 1940 ईस्वी में रामगढ़ झारखंड में हुआ था, जो कि पहले बिहार में ही था। तो 54वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ झारखंड में हुआ था, और जिसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अधिवेशन जो हुआ था, अधिवेशन जो बांके का हुआ था उसका विशेषता को देखेंगे तो बांकेपुर अधिवेशन की विशेषता को देखेंगे। इसके अध्यक्ष जो थे आपका RN मधुलकर थे। यह सच्चिदानंद सिन्हा महासचिव बने थे। मजरूल हक जो थे आपका स्वागतकर्ता थे। अब बैठक में एओ ह्यूम का कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस के पिता की घोषणा कब किया गया था, तो बांकेपुर अधिवेशन जो 1912 में हुआ था उसमें घोषित किया गया था कांग्रेस का पिता। आगे देखेंगे कि कांग्रेस के सदस्यता शुल्क को 5 रुपया से घटा करके 1 रुपया कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो गया का अधिवेशन हुआ था उसमें तो उसके अध्यक्ष जो थे आपका चित्तरंजन दास थे। बैठक में असहयोग आंदोलन के समाप्ति के विषय पर कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हो गया था, और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में चुनाव में भाग लेने पर सहमति बनी, और जो आपका जो था उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। कौन कौन थे, चित्तरंजन दास जो थे और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो था चुनाव में भाग लेने पर सहमति बना था, और जो था आपका स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिल करके किए थे। नेक्स्ट देखेंगे कि रामगढ़ अधिवेशन में क्या हुआ था। रामगढ़ अधिवेशन हुआ कब था, तो अब रामगढ़ अधिवेशन आपका 1940 ईस्वी में हुआ था, जिसके मौलाना अबुल कलाम अध्यक्ष थे। बैठक में द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में ब्रिटिश शासन के विरोध में निर्णय लिया गया था। इस वर्ष सुभाष चंद्र बोस और सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में कांग्रेस के विरोध में बैठे हुए थे। कौन कौन बैठे हुए थे, तो सुभाष चंद्र बोस और सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में कांग्रेस के विरोध में बैठे हुए थे सुभाष चंद्र बोस और सहजानंद सरस्वती। और इसी तरह से जो है आज का टॉपिक मेरा समाप्त होता है। नेक्स्ट आपका जो है आधुनिक बिहार का इतिहास सेकेंड पार्ट में मिल जाएगा, यहीं तक देखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आपको देखने को मिलेगा, आपको हर एक टॉपिक वाइज देखने को मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका बिहार SSC के लिए। क्योंकि देखिए बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इससे क्वेश्चन आपको भर के देखने को मिलते हैं। तो एक बार अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आप A to Z पॉइंट को याद कर लीजिएगा, अगर कॉन्सनट्रेट होकर के वीडियो को देखते हैं तो। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कॉमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दिया गया है, जाइए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।